वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट अभी अपन ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल किया, पूरा नहीं हुआ है, मैं वापस से बोल रहा हूँ क्योंकि बिकॉज अपने बार बार आते लोग आ रहे हैं, उनका भी ध्यान रखना है। लेकिन फॉर्मूले वगैरह तक लिखा हुआ है अपन ने। लास्ट टॉपिक का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला थोड़ी बताया था, करने का तरीका बता दिया था। एक नए चैप्टर से चालू करते हैं। इसमें भी मैं थ्योरी आज कोशिश करूंगा कवर करने की, क्योंकि थ्योरी इसकी पूछी जाती है काफी बार। अच्छा सर, एग्जाम में थ्योरी का वेटेज क्या होता है? समवेयर अराउंड 20 से 25 नंबर। 20 से 25 नंबर थ्योरी के होते हैं। ओ सर, तो 20 नंबर तो आ गए। 20 नंबर की थ्योरी अटेम्प्ट करके आओगे ना, इफेक्टिवली 10 मार्क्स देगा वो। क्योंकि अब प्रोफेशनल एग्जाम में अब थ्योरी में ज्यादा नंबर नहीं देगा वो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में। समझ में आ रही है? चलो अब बात करते हैं, जब हमने पढ़ा था, ये डेमो के उसके साथ का ही बता रहा हूँ, ठीक है। तब हमने कहा था कि यार सर, एक चीज है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैनेज किसको करना है यहाँ पे? पैसे को। तो पैसा मैनेज करने के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तीन मेन फंक्शन होते हैं। एकदम बेसिक है ये। सर तीन मेन फंक्शन क्या है? जैसे मुझे एक बात बताओ, एग्जाम्पल क्या लिया था, किसी को याद है? अपन ने कार का एग्जाम्पल लिया था। एक अपने को, जैसे मान लो अपन ने सोचा मेरे को 20 लाख रुपए की कार खरीदनी है, तो सबसे पहला सवाल दिमाग में क्या आता है कि 20 लाख रुपए जुगाड़ू कहां से? समझ में आ रहा है? क्या सभी के पास, बड़े बड़े लोग भी लोन लेते हैं यार, क्या सभी के पास 20 लाख कैश पड़ा है क्या? कि तिजोरी खोली, पोटली उठाई, लेके चले गए और ले दे दे? सर हम जानते हैं सर, हरियाणा में होता है ऐसा। जमीन बेच के क्या आती है? फॉर्च्यूनर, थार, स्कॉर्पियो। समझ आया? वहां हो जाता है। तो वहां तो देखो, तुमने वहां भी एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया। पैसा लाए कहां से? क्या बेच दी? जमीन बेच दी। आगे की जनरेशन आगे की देखेगी, अपन तो मजे से घूमो ना यार फॉर्च्यूनर में। समझ आया? तो पहला एक एग्जांपल था यार, अपने को कितने रुपए की कार खरीदने की थी? 20 लाख की। 20 लाख के अराउंड अपने को एक कार खरीदनी है। कैसे जुगाड़ते हैं पैसा? सोचो, अगर अपने पेरेंट्स या अपन ले रहे होंगे तो क्या चलता है दिमाग में? हाँ सर, कुछ ना कुछ तो हम क्या करेंगे, फ्रेंड्स का नाम बाद में। हाँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ सेविंग्स में से उठा लेंगे। फिर कुछ ना कुछ अपन किससे ले लेंगे? फ्रेंड्स या फैमिली से ले लेंगे। इससे फायदा क्या? फ्रेंड्स और फैमिली के सामने हाथ फैलाने से ब्याज नहीं देना पड़ेगा। हाँ, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हाँ हाँ, वापस नहीं करेंगे। यहाँ पे होता है इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। सर इंटरेस्ट एक बड़ा खर्चा है क्या? बिल्कुल, एक बड़ा बर्डन है। फिर उसके बाद लास्ट एक ऑप्शन होता है कि अपन क्या कर लेंगे, कुछ बैंक से ले लेंगे। अच्छा सर, बैंक से कौन से बैंक से ले लेंगे? जिसकी इंटरेस्ट रेट सबसे कम होगी। सबसे मेन चीज, कोई भी अला भला बैंक से नहीं लेंगे। वो बैंक देखेंगे जिसमें सबसे कम इंटरेस्ट रेट लग रही हो। क्योंकि अपन क्यों अपना खर्चा कराना चाहते हैं यार फालतू में? तो यहाँ पे जो भी मैंने एक्सरसाइज करी, वो किसके लिए करी? कार खरीदने के लिए करी, या फिर जो पैसा चाहिए कार खरीदने के लिए उसके लिए करी? अपन पैसा चाहिए उसके लिए एक्सरसाइज करी। और उसी एक्सरसाइज को अपन कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। पहला डिसीजन एफएम का, पैसा कहां से लाऊंगा। समझ में आ रही है ये चीज? अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा आ जाता है, मान लो 20 लाख रुपए का जुगाड़ हो गया। अब सेकंड काम क्या होता है? सेलेक्ट कार। अब एक बात बताओ, जैसे अगर मेरी रनिंग ज्यादा है और सिर्फ सिटी की रनिंग है, तो तुम क्या एडवाइस करोगे? डीजल कार ले लो, पेट्रोल कार ले लो, या ईवी ले लो? क्या बोलोगे? वापस बोल रहा हूं, मेरी रनिंग ज्यादा है बट अगेन सिटी में ज्यादा है। डीजल लेने को बोलोगे, पेट्रोल लेने को बोलोगे, या ईवी लेने को बोलोगे? ईवी। पेट्रोल और डीजल में से कौन सी सस्ती पड़ती है? डीजल। समझ में आ रहा है? अब फिर अगर मैं यूं बोलूं कि यार मेरे को ऐसी कार चाहिए जो मेंटेनेंस ज्यादा नहीं खाए, अब कौन सी ब्रांड सजेस्ट करोगे मेरे को? मारुति। मैं बोलूंगा मेंटेनेंस का कोई लोड नहीं है, एवरेज का कोई लोड नहीं है। हाँ, फॉर्च्यूनर तो यार अगेन, फॉर्च्यूनर तो बहुत इकोनॉमिकल गाड़ी है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ मेरे को मेंटेनेंस का कोई लोड नहीं है, एवरेज का कोई लोड नहीं है। आप बताओ कौन सी लेंगे? हाँ, स्कॉर्पियो, फोक्सवैगन, स्कोडा, इसमें चले जाएंगे अपन। अब किसके बारे में बात करें, कौन से डिसीजन सही हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। हर आदमी अपनी लाइफ में भी यही काम करता है। समझ में आ रहा है?
इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोले तो क्या खरीदूंगा, कौन सी कार खरीदूंगा, अलग अलग वेरियस फैक्टर देखे मैंने कि भाई मेंटेनेंस किसका ज्यादा है, कम है, एवरेज किसका ज्यादा है, कम है। आफ्टर सेल सर्विस देखता हूं नहीं देखता हूं? बिल्कुल देखते हैं कि खरीदने के बाद ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि यार मैं परेशान हो जाऊंगा। तो ये कौन सा डिसीजन है, सेलेक्ट कार बोले तो कौन सा डिसीजन? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। क्लियर हो रहा है ये? क्लियर हो रहा है? अब देखो एक चीज है, होता क्या, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट। तीसरा डिसीजन होता है, इसको समझाने के लिए, ये दो समझाने के लिए मैं कार का एग्जांपल लेता हूं, तीसरे के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए सारे न्यू स्टूडेंट से मेरा सवाल है, जो पहले दिन क्लास में थे उनसे नहीं है, ठीक है? अब मैं कह रहा हूं कि यार आप लोग, मतलब माय बेस्ट विशेस कि आप सीएस बन जाओ और अच्छे इंटर्नशिप वगैरह और मार्क्स से बनोगे तो अच्छी जॉब लगेगी गुड़गांव वगैरह और पुणे वगैरह में, एज लॉट टू ऑफर टू सीएस। आपको पता हो तो अभी भी ये चल रहा है कि गुड़गांव में इंटर्नशिप करते हैं, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि इंटर्नशिप की जो वो स्टाइपेंड होता है कितना मिलता होगा गुड़गांव वगैरह में? 20 का एवरेज चलता है। और बहुत अच्छी कंपनी में अगर जाओगे ना, 40,000 रुपये स्टाइपेंड है। डिलॉइट के पास सीएस का काम नहीं है। इंफ्रा कंपनी, हाँ, पीडब्ल्यूसी और इनके पास है। ये सामने वो आयुष नाम से स्टूडेंट है, अभी तो हो गई उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट, वो 25 या 27 हजार रुपए के स्टाइफंड पे लगा हुआ था। समझ रहे हो? सो इट ऑल डिपेंड ऑन यू, आपका परसोना पे डिपेंड करता है कि आप वहां पे क्या फेच कर पाते हो। नहीं नहीं नहीं, एग्जीक्यूटिव के बाद भूल के गलती मत कर देना। होता क्या है, एग्जीक्यूटिव के बहुत सारे सब्जेक्ट कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं फाइनल में। अभी तो तुम स्ट्रीक स्ट्रीक में क्या करोगे, पास कर जाओगे, 2 साल के बाद वापस कोचिंग लेनी पड़ जाएगी। बिल्कुल 101%। कभी ट्रेनिंग में नहीं घुसना, क्योंकि उसका माइनस पॉइंट है वहां पे। हाँ, टाइम भी नहीं मिलेगा फिर आपको। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, आप गुड़गांव वगैरह में जाओगे, मान लेते हैं कि भाई ऐसा है, आपकी 12 लाख रुपए का पैकेज लग गया, ठीक है, 12 मिल जाते हैं। आप अगर आपके पास एलएलबी वगैरह भी कुछ है ना, चाहे साइड की करी हुई हो, मिल जाएगा आपको। 12 लाख बोले तो महीने के कितने रुपए कमा रहे हो? 1 लाख रुपए कमा रहे हो, ठीक है। महीने के 1 लाख कमा रहे हो। घर वाले, मैंने क्या बोला था, वो हमेशा रिपीट करता हूँ, ये घर वाले ऐसे हैं कि तुम्हारा 12 का पैकेज लगेगा ना, वो खुश होकर लोगों को 15 का बताएंगे। बताओ सही बात है या नहीं है? लोगों के हिसाब से तो तुम 1.25 लाख रुपए महीना कमा रहे हो। अब क्या हुआ, तुम्हारे पास खा पहले 7वें दिन महीने के सैलरी क्रेडिट होती है 1.25 लाख रुपए। गुड़गांव में गंदी संगत में पड़ गए तुम लोग। सर गंदी संगत मतलब चीयर्स चीयर्स चीयर्स, फ्राइडे सैटरडे को चीयर्स चीयर्स चीयर्स। और बिलीव मी, मेरे बहुत दोस्त हैं, बहुत लोग देखे, लाख 1.25 लाख 2 हफ्ते में उड़ाना कोई बड़ी बात नहीं है वहां पे। 2 हफ्ते छोड़ो, एक वीकेंड पे लाख 1.25 लाख उड़ जाता है गुड़गांव में। समझ आ रहा है? 1.25 लाख रुपए कम पैसे हैं क्या? नहीं है। तुम्हारे पास 1.25 लाख रुपए है, 1.25 लाख रुपए आते ही ले भाई चीयर्स 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 चीयर्स, ले भाई हाउस कास्ट चले, ले भाई यहाँ चले, उड़ा दिया। अब उसके बाद तुमको जीवनी तो चलानी है अगले 15-20 दिन। अब तुम सबको बता चुके हो मैं कितने रुपए कमा रहा हूँ। अब तुमको डीजल भराना है, गाड़ी में पेट्रोल भराना है। किस मुंह से घर पे फोन करोगे? क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, क्या मतलब क्या बोलोगे घर पे कि मेरे को 5,000 रुपए चाहिए? बोले यार तू तो 1.5 लाख, 1.25 कमा रहा है, चल ठीक है, दुनिया के हिसाब से 1.25 कमा रहा है, असल में तो कितना कमा रहा है, 1 लाख, ये तो हमको पता है। तेरे को 1 लाख कमाते हुए भी कितने चाहिए? कैसी इमेज गई तुम्हारी? गंदी। चलो घर वाले तो जज नहीं करेंगे, घर वाले कभी जज नहीं करेंगे तुमको। घर वाले ऐसे हैं कि घर वाले तुमको हर जगह प्रोटेक्ट करेंगे। दोस्त को फोन करोगे, भाई भाई यार वो 5,000 रुपये पेटीएम मारियो। क्यों भाई, क्या गलती कर दी? क्या गलती कर दी अपन ने? पैसा मैनेज नहीं किया, सेविंग्स नहीं करी। कंपनी के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन हो जाता है। कौन सा डिसीजन? डिविडेंड डिसीजन। सर डिविडेंड डिसीजन बोले तो अगर मैंने कमाया है ना साल भर में, कितना पैसा मैं लोगों में बांट दूं और कितना पैसा खुद के पास रखूं। सर कंपनी खुद के पास क्यों रखती है पैसा? आगे ग्रोथ के लिए चाहिए होती है। मैं तो यार थोड़े ऑटोमोबाइल ब्लॉग्स वगैरह ज्यादा पढ़ता हूँ। टाटा की नेक्सॉन आती थी, पहले भी आती थी डीजल पेट्रोल में, अभी टाटा नेक्सॉन ने उसको क्या बना दिया, ईवी बना दिया, राइट।
तो सर किया गया, उन्होंने सेम स्ट्रक्चर पे बस इलेक्ट्रिक इंजन डाल दिया। इतना इजी होगा क्या जस्ट बोल दिया मैंने? हलवा है, रायता है, 2 मिनट बन जाएगा। हाँ, व्हाट डू यू थिंक कि टाटा ने फर्स्ट फेज में कितने रुपए इन्वेस्ट करे होंगे उस एग्जिस्टिंग गाड़ी को ईवी बनाने में? कितने लगे होंगे, मतलब बताओ मेरे को, एक आपसे मैं जानना चाहता हूँ, तुम्हारा विजन ब्रॉड करना। हाँ, करोड़ों में ऑफ कोर्स, 100 करोड़ है, 200 करोड़ है, 500 करोड़ है, कितना है? ना 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 ना, ऑप्शन नहीं दूंगा मैं। एक्चुअली मैं चाहता हूँ प्रोफेशनल स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल तरीके से सोचो। 200-250 करोड़ आराम से, 1000 करोड़, और भाई बोलो, 700-800 करोड़। द एक्चुअल फिगर इज 9000 करोड़। सुनने में लगता है 9000 करोड़, अगर कंपनी के पास सरप्लस होगा बाहर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 9000 करोड़ किसी बैंक से मांगोगे ना, सोचो कितना महंगा पड़ेगा। हाँ, नहीं नहीं, दे देते सिंडिकेट बैंक। अरे दोस्त होने चाहिए सर, दोस्त बोले तो है ना हम आपस में, नहीं आपस वाले दोस्त नहीं, दिल्ली में बैठे हुए दोस्त। फिर तुमको बिना किसी क्रेडिबिलिटी के सब कुछ होएगा। तुम आराम से 9-10 हजार करोड़ लेके यूके भी भाग सकते हो, तुम कहीं और भी भाग सकते हो, तो वो डिपेंड करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए डिविडेंड। कमाती है ना कंपनी, जितना री इन्वेस्ट करेगी बिजनेस में उतना उसके लिए सक्सेसफुल है होना है। तो भाई आपके लिए भी सेम चीज जाती है, कमाओ तो उड़ाओ मत। डिविडेंड डिसीजन बताता है कितना डिविडेंड दो। समझ में आ रही है चीज? सारे एफएम के, चाहे आप मास्टर्स कर लेना एफएम में, मास्टर्स क्या पीएचडी कर लेना एफएम में, आपके एफएम के चैप्टर्स 3 बेसिस पे डिवाइड होते हैं, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड। अब आ जाओ पहले एग्जाम्पल में, जिसमें मैंने बात करी थी कि मेरे को कितने रुपए की कार खरीदनी है। अब 20 लाख का अपन ने जुगाड़ कैसे किया था? कुछ सेविंग्स थी, कुछ दोस्तों से ले लिया था, और कुछ बैंक से ले लिया था। सेम उसी थीम पे हम आज एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल बोले तो लॉन्ग टर्म फंड्स की बात करता हूं या शॉर्ट टर्म फंड्स की? लॉन्ग टर्म फंड्स की। अब लॉन्ग टर्म फंड्स अगर मैं बोलूं तो कंपनी के पास दो ही तरीके हैं, डेट और इक्विटी। अब इक्विटी को भी बाइफरकेट करूं तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग्स। समझ आ रहा है? फिर उसके बाद डेट में आपके पास क्या आ जाता है? डिबेंचर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, हाँ लॉन्ग टर्म लोन्स, ये सारे आ जाते हैं। अब मैं सिंपल बोल रहा हूं कि मेरे को इन्वेस्ट चालू करने के लिए कितने करोड़ चाहिए? 100 करोड़। बताओ क्या मिक्स बनाऊं डेट और इक्विटी का? कितना इक्विटी से लूं, कितना प्रेफरेंस से लूं, कितना खुद की सेविंग लगाऊं, कितना लोन ले लूं? एम एक होना चाहिए कि सबका जो पिछला चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम आए। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? चलो अब नॉर्मल एक बात कर लेते हैं, जैसे इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल जैसे जो कंपनीज हैं, कंपनी के लिए मैं आपसे पूछता हूं, कंपनी के लिए दो ऑप्शन दे रहा हूं, डेट और इक्विटी, कौन सा ज्यादा फेवरेबल है? डेट है इक्विटी है? डेट है इक्विटी है? डेट। आप मनीष? डेट है, क्यों? सर पहले तो डेट जो होता है उसकी कॉस्ट कम होती है, इक्विटी महंगी चीज है। डेट हमेशा सिक्योर्ड होता है, कोई भी आपको लोन देगा ना तो बिना मॉर्गेज के नहीं देगा। समझ आ रहा है? बैंक की इंटरेस्ट रेट बड़े लोन पे ज्यादा नहीं होती है, कम होती है। और दूसरा एक और चीज, डेट पे आप क्या पे करते हो? इंटरेस्ट की एंट्री आप कौन से अकाउंट में डालते हो? पीएनएल में डालते हो। पीएनएल की डेबिट साइड इंटरेस्ट डाला, उससे प्रॉफिट्स क्या हो गए? और टैक्स। समझ गए? 50 करोड़ में इक्विटी से लूंगा, मैं पीएनएल में नहीं डाल सकता, पीएनएल में इक्विटी डिविडेंड टैक्स उतना ही लगेगा। लेकिन अगर मैंने 50 करोड़ डेट लिया 10% पे, तो बोले तो कितने करोड़ का खर्चा हो गया? 5 करोड़। 5 करोड़ पीएनएल की डेबिट साइड डाले, प्रॉफिट कितने रुपए से कम आ गया?
और 5 करोड़ पे 30% टैक्स, बोले तो 1.5 करोड़ आपने बचा लिए। समझ में आ रहा है? डेट और इक्विटी सबसे फेवरेबल कौन सा होता है? डेट। तो यार एक काम करते हैं ना, डेट से ही कंपनी बना लेते हैं। 2:1 होता है। 2 डेट और 1 इक्विटी। ठीक है। तो अब बात ये, कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना है अपने को, ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जिससे अपनी इन सभी की जो के है, के क्या होता है एफएम में? कॉस्ट। एफएम में कॉस्ट को डिनोट करते हैं के से। इसकी जो के है वो क्या हो? लोवेस्ट हो। समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? क्लियर है ये चीज? बढ़िया। तो कैपिटल स्ट्रक्चर, अब बातें अपन करेंगे कि भाई कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर कितने तरीके का होता है। तो देखो आगे क्या बोल रहा है वो, गिवन द कैपिटल, पढ़ना एक बार ये, सॉरी सॉरी, हाँ ये पढ़िएगा। विजिबल है पीछे तक? विजिबल है क्या लास्ट में? पढ़ना। गिवन द कैपिटल बजटिंग डिसीजन ऑफ अ फर्म, एक मिनट, कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। डिपेंड करता है कौन सी कार खरीद रहा हूं। इट हैज टू डिसाइड द वे इन विच द कैपिटल प्रोजेक्ट्स विल बी। कितने की कार खरीद रहा था मैं? 20 लाख की। तो मेरे को जुगाड़ करना पड़ा था ना, कैसे करूंगा? कुछ लोन ले लूंगा, कुछ फ्रेंड्स से ले लूंगा, कुछ सेविंग्स है मेरे पास। एवरी टाइम द फर्म मेक्स एन, इट हैज टू अंडरटेक अ, कहां से आएगा पैसा? फॉर एग्जाम्पल अ डिसीजन टू परचेज अ your plant implies specific ways to, should the firm deploy equity or debt, both? What may be its, what is the appropriate mix बोले तो दोनों कितने proportion में क्या लेंगे? These are some questions that a firm needs to answer before taking up any capital structure। क्या है? breakup of your capital। कितना इक्विटी है, कितना प्रेफरेंस है, कितना रिटेन अर्निंग है, कितना डेट है, वो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। समझ में आया? पढ़ना है क्या लिखा? कैपिटल स्ट्रक्चर मींस द फर्म एम्प्लॉयड, द कैपिटल एम्प्लॉयड कंसिस्ट ऑफ बोथ ओनर्स कैपिटल एंड डेट कैपिटल। ओनर्स कैपिटल बोले तो इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन। डेट कैपिटल बोले तो सारे डिबेंचर, लोन्स वगैरह एटसेट्रा। डेट कैपिटल इज अंडरस्टूड हेयर टू मीन द that being employed to build long term asset. Apart from the elements of debt and equity, a firm could have quasi equity। अब एक मिनट, क्वाजी का मतलब क्या होता है? आधी। आधी क्वालिटी एक चीज की है, आधी क्वालिटी एक चीज की है, बोले तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स सर, विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इनटू इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स अपॉन अ सर्टेन डेट। समझ में आ रहा है? क्वाजी इक्विटी भी हो सकती है। फिर आगे देखो क्या लिखा हुआ है, द फाइनेंसिंग और, ये भी कौन सा डिसीजन है? फाइनेंसिंग डिसीजन था ना, किस केस में रखूं? ठीक है। आगे डेफिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अच्छा पढ़ना क्या लिखा हुआ, रेफर्स टू द कॉम्पोजिशन, मेकअप ऑफ इट्स कैपिटलाइजेशन इंक्लूडिंग ऑल लॉन्ग टर्म कैपिटल सोर्सेज। सिंपल है। अब देखो आगे, टाइप ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, पहले मुझे एक चीज बताना, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू राइट होता है या अप से डाउन होता है? हाँ, लेफ्ट टू राइट होता है ना, हॉरिजॉन्टल है ना। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे कैसे समझाऊं, देखो तुमको एक चीज समझाता हूँ। ये मेरे पास एक कांच की बोतल है और खाली है। इस बोतल को मैं, मेरे को रात भर रखने का है, इस बोतल को मैं सीधे रख दूंगा तो ज्यादा सेफ है या इसको यूं रख दूंगा तो ज्यादा सेफ है? सीधे। ट्यूबलाइट का डंडा देखा है? ट्यूबलाइट का डंडा आता है, चलो ट्यूबलाइट के डंडे से बात कर ले। ट्यूबलाइट का डंडा क्लास के बीच में यूं खड़ा करूं या कोने में ऐसे लेटा दूं, कौन सा ज्यादा से, कैसे ऐसे रखूंगा ज्यादा सही है ना? ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है या वर्टिकली प्लेस्ड है? हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। हॉरिजॉन्टल का मतलब रिस्क कम है, वर्टिकल का मतलब रिस्क। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है? आपकी सोच के बताओ। कैपिटल स्ट्रक्चर दो ही चीजों से बन रहा है, डेट और इक्विटी। रिस्क किस में एक्चुअली? डेट में या इक्विटी में? इक्विटी में रिस्क नहीं, इस इक्विटी में रिस्क नहीं होता, डेट में रिस्क होता है।
आपको हर महीने पेमेंट करना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव यू आर अर्निंग समथिंग और नॉट। रिस्क किस में, डेट में या इक्विटी में? डेट में रिस्क ज्यादा है। समझ में आया? खर्चा कम है वो अलग बात है, रिस्क तो किस में ज्यादा है, डेट में। अब एक बार बताओ, हॉरिजॉन्टल सेफ वाला था या अनसेफ था? सेफ था। हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब इक्विटी, कि हमने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या नहीं रख रखा, डेट नहीं रख रखा, इक्विटी रख रखा है। चलो बात करते हैं, दो फैमिली वाले होते हैं। एक फैमिली ऐसी होती है जो बोलती है कि बेटा ऐसा है, चाहे कम पहन लेना, कम खा लेना, कम उड़ लेना, लेकिन कभी भी उधार का मत खाना। सुना होगा कभी, समझ आया? दूसरी फैमिली होती है, ओ जी की पे फर्क पैंदा, क्रेडिट कार्ड है जी, ले सू आईफोन, सू डीएसएलआर, सू केटीएम, बन गए हम छपरी। तीन चीज। आईफोन, यार आईफोन को मैं सॉरी डिसएसोसिएट करूंगा, क्योंकि आजकल वो इंस्टाग्राम ट्रेंड चल रहा है इसलिए मैंने वो यूज किया। हाँ, मैं अपने दोस्तों के भी बहुत मजे लेता हूँ। हाँ तो क्या है, हाँ एक और चीज, कौन सी फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड ज्यादा अच्छा होगा? वैसे स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, सेकंड वाली का। लेकिन रिस्क किसका ज्यादा होगा? सेकंड वाली का। और स्टेबल कौन सी ज्यादा होगी? तो देखो ऐसा है, सिर्फ इक्विटी रखोगे ना, ग्रोथ बहुत धीरे होगी। समझ में आ रही है? इक्विटी से होगा, लेकिन आपके ऊपर कोई भी बर्डन है क्या? नहीं है। अभी एक चीज सोचो, आपने बर्डन ले रखा है, हर महीने तुमको किस्तें वगैरह चुकानी है, बिजनेस चल रहा है, बाजार में मंदी आ जाए, बताओ क्या होएगा? बर्बाद हो जाओगे हैं, भर नहीं पाएंगे। हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है सेफेस्ट, लेटा हुआ है वो, गिर नहीं सकता। सिंपल सी बात है यार, जो चली घुटनों के बल रहा है उसको क्या गिराओगे? गिरता तो वो है जो दौड़ रहा है। समझ आया? तो हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? द फर्म हैज जीरो डेट component in the structure mix, the structure is quite stable। मैं तुमको बोलूं घुटने के बल ही चलो, आपसे गिरोगे क्या? गिर भी जाओगे तो लगेगी क्या? समझ रहे हो? रिस्क तो किस में है, भागने में। आगे देखो क्या लिखा है, एक्सपेंशन ऑफ द फर्म टेक्स इन अ, लिटरल मतलब क्या होता है, तुम सिर्फ सेविंग्स करके तुम कमाए जा रहे हो, कमाए जा रहे हो, फिर करे जा रहे हो, तो तुम बहुत तेजी से ग्रो कर पाओगे, धीरे धीरे ग्रोथ होगी? थ्रू इक्विटी और रिटेन अर्निंग ओनली। अरे लिटरल का मतलब होता है जब फर्म डेट ले लेती है ना, तो आपका ग्रोथ ऐसे बूम करता है, और जब इक्विटी पे चलती है ना, तो आपका ग्रोथ चलता है बहुत धीरे धीरे। इसके पीछे रीजन अभी बताता हूँ। द एब्सेंस ऑफ डेट रिजल्ट्स इन शेल लेवरेज, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ द स्ट्रक्चर इज, हिला नहीं सकता कोई। समझ में आया? गिर नहीं सकते अपन, ठीक है। अब एक चीज बताता हूँ, देखो एक चीज समझना। क्या सवाल क्या पूछा था वंश ने, सुना सबने? रीजन क्या है कि हम फास्ट ऊपर जाते हैं और नीचे जाते हैं, ठीक है। अब देखो वंश, एक बात है, मान लेते हैं कि मैं 50,000 रुपये महीने का कमा रहा हूँ, मान लेते हैं। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को एक बहुत शौक है यार, मेरे को एक नई गाड़ी खरीदनी है, और मैं गाड़ी खरीदूंगा, मान लेते हैं वापस अगेन सेम ही फिगर है, कितने लाख की? 20 लाख की। समझना, तो 20 लाख को 50 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो मोटा मोटी 40 महीने आ गए मेरे ख्याल से, हैं? कितने महीने आ गए? 40 महीने। यानी मेरे को कितने महीने तक सेव करना पड़ेगा? 40 महीने तक पूरी सैलरी सेव करनी है। इसमें कंडीशन है, ना मैं कुछ खाऊंगा, ना मैं कुछ पीऊंगा, ना मैं कुछ उड़ूंगा, क्योंकि 50,000 एज इट इज क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ ना। समझ आया? और मैं फिर इतना बेवकूफ हूं कि जैसे ही मेरे बैंक में कितने रुपए हो गए, 20 लाख, पूरा नेलबट्टा सन्नाटा कर आऊंगा उसको वहां जाके। तो मेरे को एटलीस्ट 40 कमाना पड़ेगा, 40 से कुछ ज्यादा और महीने की सेविंग, कुछ ज्यादा, एटलीस्ट मेरे ख्याल से कितने महीने, तो मेरे को एक कार खरीदने में 4 साल से भी ज्यादा लग गए। ऑन द अदर हैंड आई हैव डिफरेंट ऑप्शन, 10% पे फाइनेंस हो जाती है गाड़ी, 10% पे गाड़ी फाइनेंस हो जाती है। 20 लाख में से कितने रुपए का डीपी करूंगा? डीपी बोले तो
डाउन पेमेंट कितने का डीपी मारूंगा? 2 लाख। 2 लाख जो कि मेरी कितने महीने की सेविंग है? 4। घर वालों पे के पास भी होंगे। और 18 लाख क्या करा लूंगा? बोलो आ गई क्या गाड़ी? पहले कितने साल में आ रही थी? 5 साल में करीब करीब। 5 6 5 साल, 4.5 5 साल, अब कितने महीने में आ गई? बोलो। ग्राफ इधर, जब मेरे पास 4 साल में आ रही थी मेरा ग्राफ कैसे गया? ऐसे। अभी कैसा गया? आगे गाड़ी। वो भी पुरानी हो गई और महंगाई और हो गई, क्योंकि 20 की गाड़ी 20 में थोड़ी ना पड़ेगी। भाई मैं बताता हूँ, 2014 में हम लोगों ने i20 ली थी, टॉप मॉडल i20 पेट्रोल, 6.25 लाख रुपए की ली थी। अभी मेरे को मालूम पड़ रहा है 6.25 लाख की तो वैगनर आ रही है। सर i20 कितने का आ रहा है जो आपने ली थी 12 लाख रुपए का? समझ रहे हो क्या इन्फ्लेशन है? ये समझो, फाइनेंस अपन पढ़ रहे हैं, समझ आई ये चीज? तो भाई ऐसा है, इक्विटी वाले पे चलोगे ना, ग्रोथ नहीं है ज्यादा तुम्हारी, डेट लेके ही ग्रोथ है। लेकिन अब ऐसा, अब देखो एक चीज बताओ, जैसे मैं हमेशा एक अपने फ्रेंड का एग्जांपल लेता हूँ। उसके पापा जो हैं उनकी भी सोच यही है कि यार लोन नहीं लेना, कुछ नहीं करना, जबकि उसके 2 भाई हैं वो सीए हैं। बोले कार भी लेंगे ना अपन, तो अपन पूरा कैश में लेंगे कार को। बताओ कितना सही डिसीजन है और कितना गलत है ये डिसीजन? बहुत गलत डिसीजन है ये। हाँ, 2 में क्यों हो जाएंगे? 2 नंबर के वो पैसे होते हैं जिन पे टैक्स नहीं लगा होता है। जब आप बैंक अकाउंट में रख रहे हो तो 2 नंबर का पैसा है ही नहीं। समझ में आया? गलत है या सही सोच है? और मैं हकीकत बता रहा हूँ उनके, हाँ, पता है क्या है, 2001 की खरीदी हुई मारुति 800 चला रहे हैं अभी तक। हाँ हाँ हाँ, एनसीआर में उसको जक लेंगे, पकड़ लेंगे उसको। समझ में आ रही है ये चीज? अब मैंने बोला यार एक काम करते हैं, मैंने कहा यार तुम लोग समझो। और दूसरी तरफ मेरा एक और बढ़िया दोस्त है, उसने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। उसने गाड़ी खरीदी, तो उसने बोला कि यार, मतलब ऐसा था कि उसने जो गाड़ी खरीदी है ना उसके पास पूरा कैश कंपोनेंट था, मतलब एक चेक साइन करता और वो गाड़ी ला सकता था। उसने बोला यार, बैठ गया कि मैं तो फाइनेंस करूंगा, और जिद गया कि भाई मेरे को फाइनेंस करानी है गाड़ी। समझना, मैंने बोला भाई फाइनेंस पे कितना फाइनेंस? बोले जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो जाए मैं फाइनेंस कराऊंगा। तो मैंने भी एक बार क्वेश्चन कर लिया, मैंने कहा भाई ऐसा तो नहीं है ना अपन आउट ऑफ बजट खरीद रहे हैं शौक शौक में, कि मेरे को ऑटोमेटिक डीएसजी ट्रांसमिशन चाहिए तो मैं शौक शौक में खरीद रहा हूँ? बोले नहीं। तो ऐसा था कि उसने मिनिमम डाउन पेमेंट किया, उसने 14 लाख रुपए का लोन उठाया है। 14 का है, 14 का है या 16 का, इसी अराउंड है, 14 लाख का उठाया। बार्गेन करके कितने परसेंट पे मिल गया उसको लोन? 6.75। मैं समझ गया था क्या करने वाला है। मार्केट में वो एक्टिवली इन्वेस्ट करता है। मैंने क्या बोला, उसके पास पैसे हैं, वो कैश में भी गाड़ी उठा सकता है। उसने क्या किया, बोले यार 14 लाख मैं अपनी जेब से क्यों दूं अभी? बोले गाड़ी को तो अभी उतारूंगा आधी हो जाएगी, शोरूम से उतारते तो आधी कीमत हो गई गाड़ी की। बोले जो 14 लाख है, बोले इसके निफ्टी फ्यूचर्स खरीदूंगा, एफएनओ करता है वो। और बोले अगर मिनिमम से मिनिमम, गिरे से गिरे भी मैं अगर मार्केट से कितने परसेंट बना रहा हूँ, तो मेरा खर्चा ही नहीं हुआ इंटरेस्ट का, 11% मैं कमा रहा हूँ, 6.75 घटा दो, ओवर ऊपर ही रिटर्न कमाई है मैंने तो। दूसरा एक मेरा दोस्त अभी, उसका मोबाइल वगैरह टूट गया, अच्छा मोबाइल फ़ोन था, मोबाइल टूट गया। ऐसा नहीं है कि वो इन वो एक साथ जो उसने फ़ोन खरीदा लाख रुपए वो दे नहीं सकता। अगेन ईएमआई। बोले यार म्यूचुअल फंड में लगाऊंगा ना यार पैसा, मार्केट में ट्रेड करूंगा ना, उछल रहा है अभी तो फंड। इन्हें कहते हैं दिमाग वाले लोग। अपन लोग क्या है, अपन में से कोई गरीब नहीं है। अगर अपने पास एक खुद की प्रॉपर्टी है, सिंगल प्रॉपर्टी, कोई गरीब नहीं है, बस अपने को क्या यूज करना नहीं आता है? पैसा यूज नहीं करना आता है। समझ में आ रहा है? सारी बात ये है। तो ऐसी बात है, तो समझ में आ रहा है? फिर दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा होता है भाई? वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ट्यूबलाइट का डंडा पड़ा है ऐसे, रिस्क है? हाँ रिस्क तो है। तो बोले तो थोड़ा सा इक्विटी है और ज्यादा डेट है। ग्रोथ कैसी होगी? ग्रोथ
जल्दी होगी लेट होगी कैसे होगी? 100% जल्दी। ग्रोथ जल्दी होगी, रिटर्न्स जल्दी आएंगे, लेकिन एक चीज क्या बढ़ जाएगी? रिस्क बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? जैसे आजकल की जेनजी जनरेशन जो है, वो जेनजी जनरेशन क्या कर रही है, वो अभी वो उस पे आया इंस्टाग्राम पे, वो कौन सी बाइक पे, हार्ले डेविडसन 440X पे जोमेटो की डिलीवरी कर रहा है। हाँ हाँ, हार्ले डेविडसन 440X पे, मतलब बेवकूफ़ी है बहुत बड़ी। अगर तू 40,000 रुपये महीने की कमा रहा है, तो 2.5 लाख की बाइक पे तो तू, तो तेरे इतना धूप में घूमने का कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आ रही है ये चीज़? तो और वही बात है, कभी जोमेटो वगैरह ने इंसेंटिव कम कर दिए, या खुदा ना खास्ता वो बीमार हो गया, वो एक महीने, हाँ सेविंग है ही नहीं, क्या करोगे? कौन सा स्ट्रक्चर है? वर्टिकल। पढ़ना। 1 मिनट, जो लोग नए हैं उनको नहीं पता, मैं कैसे समझाता हूँ। जैसे शेयर्स कितने तरीके के, इक्विटी प्रेफरेंस दो। इक्विटी वाले अपने 4 घर वाले हैं, आप, आपके भाई बहन, मम्मी पापा, ये कौन है? इक्विटी शेयर। रिश्तेदार कौन हो गए? प्रेफरेंस शेयर। तो जैसे मान लो 4 जने घर में, शाम को 5 बज रहे हैं और चाय बन रही है, तो 4 जनों में 5 कप चाय बनाते हो, 4 ही बनाते हो? नहीं नहीं, साथ में नहीं, रेगुलर की बात बताओ तुम तो। 5 बनती है, चलो 5 बनती है, 4 की जगह 5 बनती है, मान लेते हैं, एक ज्यादा ले लेता है क्योंकि टोस्ट खाता है साथ में। समझ आया? तो अब ऐसा हुआ कि मम्मी ने देख लिया कि अरे मेहमान आ रहे हैं, तो मम्मी क्या बोलती है, जल्दी से पी जाओ, जल्दी से पी जाओ, ये पी जाए ही नहीं ना, ये बोलती है कि मम्मी। या घर में कुछ खाने का भी सामान पड़ा होता है तो क्या बोलती है, चुपचाप से बाथरूम में गुज्जा खा ले, स्टोर में गुज्जा खा ले, ये खा जाएंगे वरना। ऐसे बोलती हैं, कुछ और है उनके पास समझाने को? क्या बोलते हैं? वो प्रेफरेंस है। इक्विटी में जो प्रॉफिट होएगा ना, वो पहले प्रेफरेंस को जाएगा, उसके बाद किसको जाएगा? इक्विटी को जाएगा। तो अब यहाँ पे ये मत सोचना सर शेयर कैपिटल से ही तो पैसे उठाए, अरे नहीं, तुमने है ना बाजार के साथ साथ रिश्तेदारों से भी पैसा उठा रखा है। पढ़ो आगे। क्वांटम ऑफ रिटेन अर्निंग इज लो। सेविंग्स हैं क्या आपके पास? कभी भी मंदी आ गई ना, हो गया काम। ठीक है। एंड द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इन सच अ स्ट्रक्चर द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ डेट। क्यों? डेट बढ़ाते जाओगे तो किसकी रिस्क बढ़ती जाएगी? इक्विटी वालों की, क्योंकि सबसे एंड में पेमेंट किसको होता है? सिंपल। किसी कंपनी, अच्छा ओके, ये ठीक है, यहां से पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब आगे देखो क्या लिखा है, द कंपोनेंट ऑफ हाई डेट कैपिटल इन द स्ट्रक्चर इंक्रीजेस द एंड रेंडर्स द स्ट्रक्चर द फर्म बिकॉज ऑफ द लेसर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज वल्नरेबल टू हॉस्टाइल टेक ओवर। वो होता है कि रातों रात एनडीटीवी जो रविश कुमार उठे सुबह सुबह, ब्रश वगैरह, ब्रश थोड़ी करते हैं वो तो दातून मंजन करते होंगे मेरे को ऐसा लगता है, तो देखे तो बोले आज ऑफिस जाना है, तो बोले कंपनी तो रही नहीं अपनी। क्यों, क्या हुआ रातों रात? अडानी ने शेयर्स खरीद लिए। हॉस्टाइल टेक ओवर ये होता है, आपको पता पड़े बिना कोई बेच दे आपको। क्लियर है ये चीज? तो वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर लिख पाओगे क्या इसकी थ्योरी? हॉरिजॉन्टल की थ्योरी लिखोगे तो क्या बताओगे? हॉरिजॉन्टल में क्या था? डेट थे, डेट कम थे, बिल्कुल नहीं थे, जीरो कंपोनेंट। अब भाई अगर ऐसे लिखे हैं ना, डेट कम थे, देगा ही नहीं। और एक और बात बोलता हूँ, सीबीएसई वाले जो एग्जामिनर है ना, उनके पास चाकू होता था मार्क्स काटने के लिए, और यहाँ पे इनके पास क्या होती है? तलवार। समझ में आया? वो सीधे सट करके यूं काटते हैं मार्क्स। अरे भाई तुम पहले ही दिन से समझ जाना, मैं तुमको ऐसी कॉपियां दिखा दूंगा, 36 पन्ने भरने के बाद आए 9 नंबर।
तो तुम लोग प्रोफेशनल हो यार, तुम कंपनियां संभालोगे, तुम्हारी कॉम्पिटेंसी नहीं होगी तो तुम्हारे कारण सामने वाला क्यों भुगतेगा? सही बात है, नहीं है? चलो एक चैलेंज देता हूँ, मैगी का ठेला खोलो, सिर्फ बेसिक मैगी बनानी पड़ेगी क्या? सच सच बताना, क्या करना पड़ेगा? घर पे कितनी बार मैगी बनाई है और कितनी बार वो बहुत ही सुपर डुपर टेस्टी बन गई? हर बार बन जाती है क्या? नहीं बनती ना। उसमें भी मेहनत है मैगी बनाने में भी, तो ये तो एग्जाम है। समझ आ रहा है? एकदम कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि है ही नहीं सर डेट। सर एडिशनल कैपिटल कहाँ से आएगी? कहीं से नहीं आएगी, रिटेन अर्निंग से आएगी। स्ट्रक्चर क्या है? वनरेबल है ही नहीं सर, स्टेबल है, टेक ओवर वगैरह कोई कर ही नहीं सकता। वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर में बेस इक्विटी और रिटेन अर्निंग का है, दैट फॉर्म्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द कैपिटल, बट द मेजर पोर्शन ऑफ द कैपिटल इज फॉर्म्ड थ्रू प्रेफरेंस एंड डेट, एंड एवरी इंक्रीमेंटल या एवरी सिंगल पैनी, एडिशनल पैनी, वो किससे आती है? डेट से आती है। हाई डेट in the capital structure and low equity renders the risk of equity capital, तो इक्विटी कैपिटल का रिस्क बढ़ेगा तो उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। एंड द सेम इज वेरी अनस्टेबल एंड हॉस्टाइल, वनरेबल टू हॉस्टाइल टेक ओवर। क्लियर है ये चीज? हाँ, अब यहाँ क्या दिक्कत है, इक्विटी छोटी सी है, तो हो सकता है कोई लपेट दे एक साथ ही। हाँ, टेक ओवर एक्चुअली 25% पे भी हो जाता है। हाँ हाँ, 25% पे भी हो जाता है। अब जैसे मान लो 1 लाख, एक जगह 1 लाख शेयर हैं और एक जगह सिर्फ 10,000 शेयर हैं, आ गया ना फर्क? एक जगह 25,000 शेयर एक्वायर करने पड़ेंगे और एक जगह 2,500। समझ में आया? हाँ, नहीं 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 नहीं, छोटी सी बस, जितनी बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड है ना। तुमको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ, एक वीडियो है यूट्यूब पे, देखना, फ्रॉम बिलियनियर टू जीरो, अनिल अंबानी। अनिल अंबानी एट दैट टाइम वर्ल्ड का फोर्थ रिचेस्ट पर्सन था, वर्ल्ड का फोर्थ रिचेस्ट पर्सन। वो बंदे के पास कार नहीं थी। सर क्यों? रिचेस्ट था फिर भी कार, कार यूज नहीं करता था वो। घर पे भी हेलीपैड था। हाँ, ये छोटे मोटे कार थोड़ी ट्रैफिक में थोड़ी बसेगा बॉम्बे के। हाँ, ऑफिस पे भी हेलीपैड था, घर पे भी हेलीपैड था, हेलीकॉप्टर से ट्रेवल करता था भाई। उस समय उसको थोड़ा चस्का था मैं सुर्खियों में रहूं। सब कुछ पता है काय पे चल रहा था? उधार पे। सब कुछ डेट पे, सारी पूरी कंपनी डेट पे चल रही थी। यस बैंक क्यों डूब गया? ये अनिल अंबानी के आरकॉम के कारण। 9-10 हजार करोड़ डेट ले रखा है, अनिल अंबानी ने हाथ खड़े कर दिए, बैंक बोले अब मैं कहां से लाऊं? हो गया काम। ऐसा पूरा जो चल रहा था ना। किसके? हाँ हाँ, नहीं तो ऐसा थोड़ी बोल रहा है वो कि हो ही नहीं सकता टेक ओवर। वो तो ये बोल रहा है कि इसमें ज्यादा वर्नरेबल है, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी शेयर का नंबर क्या है? कम है। अब देखो आगे, देखो क्या लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा है? पिरामिड शेप, और दूसरा लिखा हुआ है इन्वर्टेड पिरामिड। अच्छा देखो, एक चीज है, मैं एक चीज है, एक पिरामिड बनाने की कोशिश करते हैं। गीजा के पिरामिड है भैया। हाँ, और इसको 3D इफेक्ट दे देते हैं थोड़ा सा, बना? हाँ, इसको थोड़ा सा कलर कर देते हैं। बहुत गंदा कलर किया है, सॉरी। खैर जो भी है, कलर हटा ही देते हैं। ये पिरामिड है अपना। ठीक है। और दूसरी जगह एक काम करते हैं, इसको इन्वर्ट कर सकता हूँ क्या मैं? ना, इन्वर्ट नहीं कर सकता। दूसरी जगह अपन बनाते हैं पिरामिड, उल्टा पिरामिड बनाते हैं। अच्छा, पिरामिड वैसे कितने हजार साल पहले बनाए थे इंसान ने? हाँ हाँ, 10-15 हजार साल पहले बनाए तो। और फिर क्या होता है, बेचारों ने इतनी मेहनत करी और अपन क्रेडिट किसको दे देते हैं? किसने बनाए? हाँ, एलियन। बेचारे, मतलब कितनी तगड़ी चोट है, ऊपर से गालियां देते होंगे कि बोले यार एक तो हमने
इतनी मेहनत करके पिरामिड बनाए और तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, एलियन बना गए। उनके आत्मा भटकती होगी। वो बोलते होंगे यार ये क्या है। अब मुझे बताओ, इजिप्शियंस के पास दो ऑप्शन थे, एक ऐसा पिरामिड ऑप्शन है, ऐसा पिरामिड बना दो, और एक कौन सा पिरामिड बना दो, ऐसा पिरामिड। अगर कौन सा पिरामिड ज्यादा टाइम तक टाइम से बीट बैटल कर सकता है, यानी टाइम के साथ खड़ा रह सकता है, बी में क्या दिक्कत आ रही है? सर हल्की सी हवा हवा चली तो सर इसको ऐसे टिकाने के लिए इन्होंने यहाँ पे वो भी लगाए होंगे, सपोर्ट या स्टैंड वगैरह यूं लगा रखे होंगे नीचे। कितने टाइम तक चलेंगे सपोर्ट? स्ट्रक्चर ही ऐसी है सर, कुछ ही लगा लो, एक ना एक दिन तो ये कोलैप्स कर जाएगा। करेगा या नहीं करेगा? तो अब कंपनी पे आते हैं। यहां पे दिक्कत क्या हो रही है, आपने बेस ही गलत ले रखा है। तुम्हारा बेस जो होना चाहिए वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, यानी इसके ये वाला, ठीक है। जैसे बोल देते हैं तो बेस क्या है, बेस स्ट्रांग है। स्ट्रांग है तो बोले तो किससे बना हुआ है? इक्विटी प्लस बेस, मेजर पोर्शन आपका इक्विटी और रिटेन अर्निंग्स है। ऊपर जो भी तुमको करना है ना, वो सारा डेट प्रेफरेंस तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी कर लो, गिरेगा नहीं, क्योंकि बेस क्या है। यहां क्या उल्टा काम हो रहा है पता है आपको? सिर्फ इतना सा जो है वो किसका है, इक्विटी और रिटेन अर्निंग का, और डेट का ज्यादा। बताओ गिर जाएगा क्या? अब एक्सप्लेन कर सकते हो जितना मैंने एक्सप्लेन किया उसके हिसाब से, कि इन pyramid shaped capital structure the base of the company या base capital of the company is formed by and retained earning, ठीक है। it forms a substantial part of equity, oh sorry, of the capital, ठीक है। further additional capital वो किससे आएगी, debt और preference से आ सकती है। this structure is quite stable, क्योंकि ज्यादा इक्विटी और रिटेन्ड है और कम क्या है, डेट और इक्विटी। और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो गया, हाँ इन्वर्टेड पिरामिड। तो एक बार पढ़िएगा प्लीज, पढ़ना। Have been plowed back into the firm over a considerably large period of time। plowed back बोले तो रिटेन अर्निंग सेव करना। आगे, रिस्क एवर्स कंजर्वेटिव फर्म। अभी मैं टाइप ऑफ दिमाग पे भी आऊंगा, कैसे कैसे टाइप्स ऑफ फर्म्स कैसे कैसे होती है। अच्छा, सॉरी, यहाँ पे डेट से कम कॉस्ट होगी किसकी, इक्विटी शेयर कैपिटल ही। क्यों? क्योंकि यहाँ रिस्क ज्यादा नहीं है। उधर वाले में देखना क्या लिखा है, जस्ट उल्टा। स्मॉल अमाउंट इक्विटी कैपिटल, रीजनेबल लेवल ऑफ but an ever increasing component of debt। All the increase in the capital structure in the recent past have been made through, this may be due to shrinkage of amount of accumulated losses। Such a capital structure is highly vulnerable to collapse। गिर के बिखर जाएगा। अंबानी का भी यही हाल था, पूरा जो सारी अय्याशी वगैरह जो चल रही थी ना, वो सब किस पे चल रही थी, उधार पे। सारे बैड इन्वेस्टमेंट वगैरह थे। रिस्क कम है ना उनके। एक बात बताओ, आपके पास बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं और तुम सिर्फ 1000 रुपए उधार ले रहे हो किसी से, रिस्क है क्या सामने वाले का? समझ गए? समझ गए? बट अब दोस्त को पता है कि 1 लाख ही है तेरे पास, समझना कि तुम्हारे पास 1 लाख ही है, और तुम दोस्त से मांगो 1.5 लाख, तो दोस्त बोलेगा कि चल एक तो विदाउट सिक्योरिटी देता हूँ, 50 की क्या देनी पड़ेगी, सिक्योरिटी, क्योंकि रिस्क उसकी अगले की बढ़ गई। समझ में आ रहा है? हाँ बताओ, और क्या क्या कंफ्यूजन है, डाउट है? समझ आया? अब तुमको एक चीज़ बताता हूँ, देखो नए मॉड्यूल में पता नहीं क्यों नहीं डाली है, डाली है दूसरे तरीके से बता रखी है, लेकिन मैं तुमको इसी तरीके से बताता हूँ। यहाँ पे फिजिकल फॉर्म में है, ऑनलाइन तो सबके पास है। गूगल पे सर्च करो ICSI स्टडी मटेरियल 2023, पहला ही लिंक आएगा। हाँ, अरे ऐसे नहीं होता है, जैसे 5-5 साल में सिलेबस चेंज होता है, तो अभी जो पहला सिलेबस चेंज हुआ वो कैसे हुआ, 2023 में।
तो 2023, 24, 25, 26, 27, 27 तक इसको क्या बोला जाएगा? 2023। इससे पहले कौन सा था? 2017, सिलेबस 2017। ठीक है, वो ऐसे चलता है। हाँ, तो देखो एक बार, टाइप ऑफ फर्म्स। कॉन्जर्वेटिव, ठीक है। अब इसको समझाने का एक आसान तरीका बताता हूँ। कॉन्जर्वेटिव फर्म्स है ना, ये देखो, ये जो फर्म्स है, ये है अपने दादी जी वाली जनरेशन, ठीक है। मॉडरेट वाली अपने पेरेंट्स, पिताजी मम्मी पापा वाली जनरेशन, और ये है वी द पीपल, ठीक है, वी द जेंजी। अब मुझे बताओ, तुम खुद ही आंसर दे दोगे इसमें हो क्या रहा है। दादाजी दादी जी जो थे, वो अगर 100 रुपए कमाते थे तो कितने रुपए उड़ाते थे? उनकी सेविंग्स ज्यादा होती थी। समझ में आया? सेविंग्स ज्यादा होती थी तो उसका कोई फायदा हुआ क्या? अपन लोग यहाँ जो है ना, वो उन्हीं के कारण है। अगर उन्होंने भी अय्याशी कर गई होते ना, तो अपन यहाँ नहीं बैठे होते सर। फिर कहाँ होते? जहां वो थे। क्योंकि ये हुसूल है, खुद को मोटिवेट करने का उसूल है। ये मान लो, जैसे मैंने पहले बोला था, अभी तुमको बताया मैगी वाली बात। मैगी भी बेचने जाओगे ना बाजार में, कोई नहीं खाएगा जब तक आउटस्टैंडिंग नहीं होगी वो। टेस्ट होना चाहिए उसका आउटस्टैंडिंग एकदम। सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? मम्मी ज्यादातर शाम को दाल बनाती है। कितना टाइम लगता है दाल बनाने में? ढाबे की दाल जब तक नहीं बिकेगी, जब तक दाल आपकी बहुत शानदार नहीं है। समझ में आ रहा है? वो दाल रोटी है यार, ये तो, ये कोर्स है, समझ रहे हो? इतना प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा। दूसरा मैं क्या समझा रहा था, जैसे मोटिवेट करने की बात है, देखो अपना कोर्स क्या है, मैं आपको हकीकत बता देता हूँ। यहाँ पे एक्सटर्नल मोटिवेशन जीरो है। आप जैसे देखोगे, इंजीनियरिंग करने जाओगे तो इंजीनियरिंग में कॉलेज होते हैं, वहाँ का माहौल ही ऐसा होता है कि आप साथ के साथ, इंजीनियरिंग के बच्चे काय के लिए स्ट्राइव करते हैं? सेमेस्टर के लिए या सिर्फ एंट्रेंस के लिए? एंट्रेंस सेमेस्टर तो हो जाते हैं उनके कैसे भी। यहाँ कोई माहौल है क्या? यहाँ कोई कॉलेज है क्या? नहीं है। यहाँ कोई रेगुलर असेसमेंट्स है क्या? सारा खेल इंटरनल मोटिवेशन का है। उसके लिए मैं तुमको ज्ञान देता रहूंगा। जिसको लेना है वो लो, जिसको नहीं लेना मत लो। और जो नहीं ले रहा वो एक पॉइंट पे याद जरूर करेगा, ये मेरे को पता है। और एक और बात है, एक वो है कि जैसे अभी मैंने बोला दादाजी दादी जी वाली बात, जो मेहनत एक जनरेशन नहीं करती है ना, उसकी बची हुई मेहनत दूसरी को करनी पड़ती है। आज मेरे पिताजी बॉलीवुड में जाके ऑडिशन दे रहे होते हैं। समझ में आ रहा है क्या? सही बात है ये। तो अपन अपन अपने को देखना है कि अब आगे वाली जो है, उनको यही दिखाना है तुमको मंजर, या और आगे दिखाना है। समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल एक ऐसी बात होती। अच्छा, डोरेमोन देखते थे क्या? डोरेमोन आया क्यों था? नोबिता की मदद करने। क्यों मदद करनी थी उसको नोबिता की? वो स्ट्रांग नहीं था, वो पढ़ता नहीं था, उसके कारण काफी सारी जो जनरेशन्स थी वो कैसे गुजरी? गरीबी में। कार्टून से सीख लो यार वो बात तो। पता है ना डोरेमोन क्यों आया था? क्योंकि नोबिता ने मेहनत नहीं करी थी। हाँ। दूसरा क्या है? अच्छा, तो ये लोग क्या है? ये लोग के असेट्स सबसे ज्यादा होते हैं और लाइबिलिटीज सबसे कम होती है। इनका यही हिसाब होता है। कुछ कुछ सेविंग्स है, सोना खरीद लो। कुछ है, जमीन खरीद लो। और आप ये देख लो, जिनके दादाजी वगैरह एक्टिवली इन्वेस्ट कर गए,
और जिनके आज के पास, जिनके पास जमीन है, राजा है आदमी। समझ आ रहा है? फिर उसके बाद क्या हुआ, अपने पेरेंट्स आए। अपने पेरेंट्स उतने कॉन्जर्वेटिव नहीं थे। हाँ, वो लोग, दादाजी दादी ने तो कैसा वक्त जिया, कमाया भी पूरा लेकिन मजे नहीं लिए उस चीज के, सब आगे के लिए छोड़ दिया। यहां पे ये लोग जानते हैं एक मॉडरेट लाइफ देना, अपने पेरेंट्स बिल्कुल जानते हैं। वो बिल्कुल तुमको कभी, तुम लोग के पास, सबके पास स्मार्टफोन है और अच्छा ही होगा, कभी मना किया उन्होंने कि कीपैड क्यों नहीं चला रहा, उससे भी तो काम चल सकता है। लेकिन अगर दादा दादी होते तो ठीक है। तो यहां पे एक चीज देखना, यहां पे आपकी रिटेन अर्निंग्स क्या है, ज्यादा है। रिस्क क्या है, कम है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ज्यादा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि उन्होंने तो किया ही नहीं सर, सेक्रीफाइस ही कर दिया सारा, पूरा जीवन ही अपने लिए जी गए। समझ आ रहा है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ज्यादा है। गेटिंग माई पॉइंट? दूसरा, अपने पेरेंट्स, रिटेन अर्निंग क्या है, मॉडरेट। मॉडरेट है, ठीक ठीक ही है ना, सही बात है ये, सबके साथ है। मेरे पेरेंट्स से लो, उनके पास भी ठीक ठीक ही है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हो या कुछ ऐसा हो। कोई बड़े इन्वेस्टमेंट से पहले सोचना ही पड़ जाता है। बट रिस्क भी क्या है, मॉडरेट है। रिस्क भी क्या है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी क्या है, मॉडरेट है जी। सही, बैलेंस लाइफ है। कभी ऐसा नहीं बोला तुमको कि तेरे को स्क्रीन वाला फोन ही क्यों चाहिए, रख लो वाला, सबके पास है ना। बस अब आप देखो वही बात है। और अब आते हैं अपन लोग, सर इतना गुदा रखते हैं हम कि हमारी 30,000 की सैलरी है ना, हम खर्चा 60 का करने की सोचेंगे। है या नहीं है, है या नहीं है? तो रिटेन अर्निंग के नाम पे तो जीरो, नील बटा सन्नाटा। हाँ, इन्फ्लेशनरी मार्केट ही ऐसे ही आया है। हाँ माना, देखो एक चीज है कि मिठाई खाने से अच्छी लगती है, लेकिन अगर मैं मिठाई पे मिठाई खाते जाऊं तो डायबिटीज हो जाएगी। ये बिल्कुल सही है, बिकॉज ऑफ क्रेडिट ये सारी चीजें हुई है। बट वो एक्सेसिव क्रेडिट हो जाएगा तो आपकी इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी बनी जाएगी। हाँ 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 बिल्कुल। रिटेन अर्निंग कम, रिस्क भी क्या हो जाएगी, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, यहाँ ज्यादा होगी या कम होगी, कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि भाई एक एक पैसे को उड़ाना, 5,000 दिए घर वालों ने बर्थडे पे, मैं 10 उड़ा दूंगा। कहां से उड़ाऊंगा पता नहीं, लेकिन उड़ा दूंगा। हाँ समझ में आ रहा है कि ये, हाँ हाँ, सिंपल पे चालू हो गया, पे लेटर चालू हो गया, क्रेडिट कार्ड, सब्जी में सब्जियां बिकती है वैसे बिक रहे हैं। शॉपर स्टॉप पे जाओ, कोई भी जाओ, सर क्रेडिट कार्ड, यूं एकदम से आएगा, सर क्रेडिट कार्ड बना लो। समझ आ रही है बात? ये बनाओ, ये लिख लो कहीं पे। नहीं मैम, गुड मॉर्निंग क्या बोल के चालू किया था? हाँ पॉज किया है उसको, अभी स्टॉप नहीं करी रिकॉर्डिंग। अरे ठीक है, तो कोई बात नहीं, 2-4 पन्ने और छोड़ देना। हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। रिवीजन क्लास क्या, एक एक, मैंने कल ही जब रिकॉर्डिंग पे मैं ये बात बोल रहा हूँ कि एक क्वेश्चन करके तुम धुरंधर नहीं बन जाओगे, तो मेरे को क्वेश्चन भी तो कराने हैं उसके। कोई एक क्वेश्चन करके थोड़ी तुमको आ जाएगा वो। वो पहले लिख लो टाइप ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, या अगर ये लिख लिया तो इसके बाद लिख आना। 4 तरीके थे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड। हाँ 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 हाँ। अरे एक और बात बता देता हूँ, जो क्लास में आते हैं ना, तुम लोग आदत मत डालो वीडियो देखने की, मैं सही बात बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट होता है उससे। क्लास में जितना हो जाए वो सबसे बढ़िया है। अभी ये तुमको नहीं मालूम पड़ेगा, एग्जाम टाइम पे पता है क्या होगा, इतना तुम पेंडिंग कर लोगे कि फिर सबकी वीडियो भी नहीं देख पाओगे।
इसको कम से कम रखना, आदत मत डालना। भाई साहब तगड़ा है आजकल ये जो, जैसे हर चीज इजी क्रेडिट हो गई जो अपन बात कर रहे हैं। ट्रैफिक क्यों हो गया सड़कों पे? आसान हो गया खरीदना। पहले मुश्किल था, पहले बहुत मुश्किल था गाड़ी घोड़े खरीदना। आज देखो, लोग बाग फर्स्ट सैलरी पे तो, एक 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 जमाना मेरे को याद है जब हमने पहली कार ली होगी तब स्विफ्ट की इतनी इज्जत थी। अरे वो स्विफ्ट, मतलब वो भाई साहब स्विफ्ट खरीदी इन्होंने। आजकल मैं तो ये देख रहा हूँ यार, छोटी गाड़ियों से ज्यादा तो 20-22 लाख से नीचे कोई सेटल ही नहीं हो रहा। क्रेटा खरीदनी है, थार खरीदनी है। हाँ, समझ आया, समझ आया। आगे कल पढ़ेंगे इसका।